हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर बंडूपरी में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत पे जिन जिन शासकों ने शासन किया था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो काल रहा था वो कब से कब तक रहा था। तो अब हम देखते हैं 1206 से लेकर 1215 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा। तो इस पर जो 5 वंशों ने शासन किया था उस 5 वंशों के शासन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो थी 1206 से लेकर आपकी 1526 ईस्वी तक चली थी। तो लगभग 300 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा था। तो इस दौरान जो मुस्लिम शासक थे वो सबसे अधिक यहाँ पे रहे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पूरी मुस्लिम शासकों से ही चली हुई है। तो इसको मुसलमानों का शासन काल भी पूछा जाता है कि मुस्लिमों का शासन काल कब से कब तक रहा था। तो वो आपका रहा था 1206 से लेकर 1526 तक। ये खास रहा, मुस्लिम शासन तो हमारे लास्ट टाइम तक रहे। जब हम 1857 क्रांति हुई थी उस समय मुगलों का अंतिम जो सम्राट था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। तो इस तरीके से हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे बात कर लेते हैं पहला वंश। तो दिल्ली सल्तनत पे जो शासन करने वाला पहला वंश था वो आपका था गुलाम वंश, ये वाला गुलाम वंश। तो पहला जो वंश था गुलाम वंश, दूसरा वंश था आपका खिलजी वंश, तीसरा वंश था आपका तुगलक वंश, चौथा वंश था आपका सैयद वंश, पांचवा जो वंश था आपका लोधी वंश। तो इन 5 वंशों ने अपना क्रमबद्ध तरीके से शासन किया। तो आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे गुलाम वंश की। तो पहला अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली थी, तो आप उसका जवाब दोगे 1206 के लेकर 1526 ईस्वी तक। 1206 से लेकर 1526 तक। इसका प्रथम जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो मैदान में ही मारा गया। तो हम बात करते हैं आज गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की जो सबसे पहले बात करेंगे, इसी वंश को किस नाम से जाना जाता है? मामलुक वंश। तो मामलुक वंश भी आपका गुलाम वंश के ही अधीन आता था, या इसका ही उपनाम था गुलाम वंश का। तो हम गुलाम वंश में अगर पहले शासक की बात करते हैं तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साफ सी बात है, हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने जितने भी भारत में युद्धों में भाग लिया था इसने कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति बनकर उसका हमेशा साथ दिया था। तो मोहम्मद गौरी की जैसे ही डेथ हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो उत्तराधिकारी बन रहा था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये भी उसका क्या था? गुलाम था। और ये एक जगह से खरीदा गया था। तो मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था, उसके बाद इसको अपना सेनापति बना दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, या गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी लाहौर। लाहौर जो वर्तमान पड़ता है वो आपके पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद हम देखें कुतुबुद्दीन की जो उपाधियाँ थी वो कौन कौन सी थी। हम केवल एग्जाम पॉइंट पे ही आज बात करने वाले हैं कि कुतुबुद्दीन ने जो उपाधियाँ ली थी वो कौन सी थी? लाख बख्श और कुरान खां। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है या कुरान खां किसे कहा जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसको लाख बख्श भी कहा जाता था, इसको ही कुरान खां भी कहा जाता है। कुरान खां क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अपनी कुरान की जो आयतें था ये बहुत अच्छे से पढ़ता था वहाँ पे, इस वजह से इसका नाम ही कुरान खां रख दिया। लाख बख्श ये कहा जाता था, ये अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। थोड़ा ही दयावान, बहुत मतलब दयावान था। जो भी गरीब घर का व्यक्ति होता था इसके दरबार में जाता तो ये उसको खाली नहीं लौटने देता था। तो ये अपनी उदारता के लिए जाना जाता, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। अब हम बात करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, या गुलाम वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो थी आपकी लाहौर में। इसके बाद वीरता एवं उदारता के ही कारण
इसको मिन्यास उस सिराज ने क्या कहा था? द्वितीय हातिम। तो क्वेश्चन अगर पूछा है कि द्वितीय हातिम किसे कहा गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। ये उपाधि से किससे मिली थी? तो मिन्यास उस सिराज ने इसे ये उपाधि दी थी। अब हम बात करें, इसने स्वयं को कभी सुल्तान नहीं माना था। ये केवल दो उपाधियों से ही रहा है, एक मलिक और एक सिपह सलार। ये दो उपाधियों से ही अपना सम्मान करता रहा है। इसके बाद इन दोनों को संतुष्ट है। इसके बाद इसने ना तो सिक्के अपने नाम से सिक्के जारी करवाए, ना ही खुतबे कभी पढ़वाए। अब हुआ क्या, 1210 में ही, 1210 से पहले हम बात कर लेते हैं इसके और क्वेश्चन। 1208, तो 1208 ईस्वी में इसे सुल्तान स्वीकार किया गया और इसे दास्ता से मुक्ति मिल गई। दास्ता मतलब एक तरीके के गुलाम होते थे, उनको दास बोला जाता था, दास। तो वही दास से ही बनाए दास्ता। तो 1208 ईस्वी में इसे सुल्तान स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अगर पूछा दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश, जो इसका ही दामाद था। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, तो उसे दिल्ली का वास्तविक सुल्तान माना जाता है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसके बाद इसने देखो क्या क्या काम करवाए। तो इसने क्या किया, अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। अजमेर में उस विश्वविद्यालय को इसने तोड़वाकर उसके ऊपर क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, जो एक 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी। तो वो इसने ये 2.5 दिन का झोपड़ा थी क्या, ये एक मस्जिद थी। तो उस मस्जिद का इसने क्या किया, निर्माण करवा दिया। इसके बाद इसने भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। तो उसका भी श्रेय इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इसने उस मस्जिद का नाम क्या रखा था, कुब्बत उल इस्लाम, जो भारत की प्रथम मस्जिद थी। इसका निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद इसकी जो शादी हुई थी वो यालदोज की बेटी से हुई थी। यालदोज कौन था, यालदोज तुम्हारा जो मोहम्मद गौरी था उसका ही ये सेनापति था। तो उसने अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कर दी। इसके बाद आप देखो इसने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की, अपनी बहन की शादी किसके साथ की। तो चलते हैं इधर। इसने जो अपनी बहन की शादी की थी वो नसरुद्दीन कुबाचा से की थी। ये भी क्या था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। तो अपने बहन की शादी इसके साथ कर दी। इसके बाद इसकी जो दूसरी बेटी थी तो उसकी शादी ये कर देता है इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश इससे क्या हो जाता है, इसका दामाद बन जाता है और इसे जो बदायूं पड़ता है उसकी वहाँ की सूबेदारी सौंप देता है। इसके बाद इसने एक निर्माण और करा जो दिल्ली में आपकी बख्तियार काकी है, क्या बनवाई थी, सूफी संत थे एक बख्तियार काकी। इन्हीं के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का संस्थापक था। निर्माण तो उसने पूरा नहीं करवाया क्यों, उससे पहले ही मर गया। तो पूछा जाए कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, तो वो आपकी इसी ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसके याद में रखी थी, तो ये एक सूफी संत थे बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी की याद में इन्होंने उसकी नींव रखी थी। इसको पूरा किसने करवाया था, तो आपका इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इसके बाद इसकी 5वीं मंजिल, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम बात करेंगे आने वाले अगले पार्ट में। इसके बाद 1210 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते समय या चौगान खेलते। चौगान को ही पोलो बोला जाता था, जो घोड़े पे चल के आप स्टिक से मारते थे बॉल, उससे ये गिरा और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1210 में इसकी मृत्यु होने के बाद इसे लाहौर में ही दफना दिया जाता है। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का अंत हो जाता है। तो आज आपने जो पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद इसका ही पुत्र होता है आरम शाह, वो गद्दी पर बैठता है, जो एक अयोग्य था। इसके बाद इल्तुतमिश आ जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद आपकी रजिया सुल्तान आ जाती है। धीरे धीरे करके गुलाम वंश में टोटल लगभग 11 शासकों ने शासन किया था। तो हम इसमें जो 5 महत्वपूर्ण शासक हैं उसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज आपको शायद वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।